नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? देखिए, क्रॉनिकल मैगज़ीन का ये दिसंबर का पार्ट है, ठीक है? ये जो है दिसंबर का पार्ट है, बट इसमें 27 अक्टूबर तक के पूरे करंट अफेयर हैं। बात समझ में आ रही है? आज हम लोग राष्ट्रीय क्रम इसका देखेंगे, एक साथ नहीं देखेंगे और हम लोग इसको लाइन बाय लाइन देखते हुए चलेंगे। आज हम लोग इसका राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे, ठीक है? देखिए, पूरे मैगजीन में लाइन टू लाइन चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती हैं, ठीक? इसमें आपको वही पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चक्रवात मोन्था इम्पॉर्टेंट है, जो इम्पॉर्टेंट है उसके ऊपर हमने इम्पॉर्टेंट या स्टार लिखा हुआ है। देखिए, चक्रवात मोन्था 28 अक्टूबर 2025 को मोन्था जो था वो आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र को गंभीर रूप से प्रभावित किया, ठीक? एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? इसका जो लैंडफॉल है, जो टकराएगा, वो काकीनाडा के निकट मछलीपट्टनम और कालिंगपट्टनम के बीच होने की संभावना है। कहने मतलब ये है कि ये आंध्र प्रदेश आपको याद रखना है। बात समझ में आ रही है? देखिए, मोन्था को हमने डिटेल में कवर किया है, हमारी वीडियो उस पर है, आप जाकर इसको चेक कर सकते हैं। इसमें एक टर्म आया है चक्रवात। देखिए, जब भी हम करंट अफेयर को पढ़ते हैं और उसमें जब भी कोई एक टर्म आता है तो उस टर्म को हम लोग को पढ़ना अनिवार्य होता है। अब इसमें आया है चक्रवात, हमने चक्रवात और प्रति चक्रवात, ठीक है? चक्रवात और प्रति चक्रवात को हमने वीडियो में कवर किया है, अपने वीडियो में कवर किया, उसको जाके आप लोग देख सकते हैं। देखिए, यहाँ क्या शॉर्ट में समझते हैं चक्रवात है क्या। चक्रवात जो है वो उष्णकटिबंधीय महासागरों पर बनने वाला एक तीव्र निम्न दाब दबाव क्षेत्र तंत्र है, जिसमें तेज हवाएं और भारी वर्षा होती है। भारत में चक्रवातों का जो वर्गीकरण है वो भारत मौसम विभाग IMD द्वारा किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो चक्रवात और प्रति चक्रवात के बारे में आप लोग विस्तृत रूप से जाके हमारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, हमने मोन्था में कवर किया हुआ है। अब देखिए, सेकेंड न्यूज़ क्या है? भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025, ठीक? भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025 का जो आयोजन है 30 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 को हुआ। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि UPPCS और RO में ये डेटें पूछी जाती हैं। UPSC नहीं पूछता बट UPPCS पूछता है, तो आपको ये डेट याद होनी चाहिए। भारतीय इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस कब हुआ? 30-31 अक्टूबर 2025 को। कहाँ हुआ? भारत मंडपम। कहाँ पर है ये? प्रगति मैदान, नई दिल्ली में, ठीक? यह सम्मेलन भारतीय चावल निर्यातकों के संघ, इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन IRFEF, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, द्वारा आयोजित, जिसमें वाणिज्य मंत्रालय केवल गैर वित्तीय सहयोग प्रदान करेगा। देखिए, टर्म यहीं पर है कि जो ये पूरा कार्यक्रम है इसमें जो है जो वाणिज्य मंत्रालय की जो भूमिका है वो केवल और केवल गैर वित्तीय सहयोग प्रदान करेगा, नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा। क्या करेगा? नॉन फाइनेंशियल, गैर वित्तीय सहयोग प्रदान कर रहा है। इसको आप एकदम याद रखिएगा, स्टेटमेंट में यही क्वेश्चन बना कर देगा और केवल को देखते ही लोग गलत कर देंगे, बट ये आपको ध्यान देना है। बात समझ में आ रही है? इसे छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, इसका तथ्य क्या है कि भारत का जो चावल निर्यात है 2024-25 में लगभग 12.95 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो इसे विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बनाता है, ठीक? तो देखिए, पहले नंबर पर कौन है? भारत, सेकेंड पे थाईलैंड और थर्ड पे वियतनाम। ये 3 देश है टॉप 3 में चावल के निर्यात में, एक्सपोर्ट में। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेपिन और फोर्ट कोच्चि को जोड़ने वाला पहला जलमग्न सुरंग है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये देख लीजिए कहाँ पर है। देखिए, वेपिन और फोर्ट कोच्चि को जोड़ने वाला पहला जलमग्न सुरंग क्या है? हाल ही में घोषणा की गई कि केरल में राज्य के पहले अंडर वाटर टनल का निर्माण शुरू होगा, जो वेपिन और फोर्ट कोच्चि को जोड़ेगा। नॉट इंपॉर्टेंट, आपका स्टेट बेस्ड क्वेश्चन है ये,
स्टेटमेंट है जो यूपी के लिए आपके जरूरी नहीं है, लेकिन शायद पूछ ले तो इसको आपको बस डेट बस ये याद रखना है कि कहाँ पर हो रहा है, केरल में हो रहा है। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025 रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ रही है? स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025 रिपोर्ट क्या है भैया? इसका प्रकाशन कब हुआ? 22 अक्टूबर को प्रकाशित स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2023 में वायु प्रदूषण संबंधी बीमारियों में लगभग 2 मिलियन मौतें हुई, जो 2000 के मुकाबले 43% की वृद्धि हुई है। बात समझ आ रही है? जो 2000 के मुकाबले 43% की वृद्धि हुई है, मतलब 2000 से लेकर 2023 की अगर हम बात करेंगे तो ये लगभग 43% की इसमें वृद्धि हुई है। ठीक, एक फैक्ट तो आपको यहां तैयार कर लेना है। दूसरा क्या है? भारत में प्रति 1 लाख लोगों पर 186 मौतें हुई, जो उच्च आय वाले देशों के लगभग 10 गुना है। सेकेंड पॉइंट यहां से मिल रहा है आपको। ठीक, भारत में प्रति 1 लाख लोगों पर 186 मौतें हुई, जो उच्च आय वाले देशों के लगभग 10 गुना है। अच्छा, सबसे ज्यादा प्रभावित कौन से स्टेट है? उत्तर प्रदेश, यूपी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। बात समझ में आ रही है? यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, ठीक, इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। देखिए इसमें एक टर्म आ रहा है आपका गैर संचारी रोग, NCDS बोलते हैं जिसको। होता क्या है इसके बारे में पढ़िए, क्वेश्चन यहां से बनेगा। ठीक, जरूरी नहीं है कि जो करंट में है वो करंट कहीं पूछेगा, करंट को वो उससे जो संबंधित जो टॉपिक है, ये टॉपिक साइंस की टॉपिक है, ठीक है, तो साइंस में क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि गैर संचारी रोग के बारे में बताओ भैया। समझ में आ रही है? तो होता क्या है, वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती नहीं है, ठीक, फैलती नहीं है, और आमतौर पर दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म की होती है। ये ऐसी बीमारियां होती हैं जो आपके खराब खान पान के, आपके खराब डेली रूटीन्स की वजह से ये बीमारियां होती हैं। ठीक, इसमें क्या है, इससे क्या है कि लगभग 89% मौतें हृदय रोग, फेफड़ों के कैंसर, मधुमेह, डिमेंशिया जैसे NCDS से संबंधित हैं। अब आप एक चीज समझ में आ गई कि जो हृदय रोग है, फेफड़े का जो कैंसर है, जो डायबिटीज है, जो डिमेंशिया है, ये सब क्या है? ये सब गैर संचारी रोग हैं। बात समझ में आ रही है? हम लोग डिमेंशिया के बारे में भी अभी पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। देखिए वायु प्रदूषण से भारत में 7 में से 10 क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव प्लमोनरी डिजीज COPD, 3 में से 1 फेफड़े कैंसर से, 4 में से 1 हृदय रोग और 5 में से 1 मधुमेह मौतें होती हैं। आपको ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा मौत 10 में से 7 लोग किसकी वजह से मर रहे हैं? COPD की वजह से। ये है क्या COPD? फेफड़े की ऐसी बीमारी जो सांस लेने में कठिनाई पैदा करती है। मतलब जो फेफड़े का जो वायु की नली है उसमें कुछ प्रॉब्लम की वजह से सांस लेने में जो दिक्कत होती है उसी को कहते हैं COPD। बात समझ में आ गई? तो ये क्या है? ये फेफड़े की ऐसी बीमारी है जो सांस लेने में कठिनाई पैदा करती है। ठीक, तो 10 में से 7 मौतें इसकी वजह से हो रही हैं। स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछ देगा कि 10 में से 7 मौतें COPD की वजह से हो रही हैं, तो आपको स्टेटमेंट सही करना होगा। बात समझ में आ रही है? देखिए एक चीज इसमें आया था डिमेंशिया। आखिर डिमेंशिया होता क्या है? देखिए डिमेंशिया क्या है? डिमेंशिया ये बीमारी नहीं है, बल्कि यह मस्तिष्क को प्रभावित, मतलब माइंड को प्रभावित करने वाली कई तंत्रिका संबंधी स्थितियों के लिए एक शब्द बनाया गया है। इसमें होता क्या है? इसमें व्यक्ति की सोचने, याद रखने और तर्क करने की क्षमता इतनी कम हो जाती है कि यह उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। मतलब भूलने की, सोचने की, याद करने की, तर्क करने की क्षमता एकदम शून्य हो जाती है, एकदम कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनके दैनिक जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। जो अल्जाइमर रोग है वो डिमेंशिया का सबसे आम रूप है।
इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट सब बता रहे हैं। ठीक, करंट, एक बार फिर मैं बोलूंगा, करंट अफेयर का मतलब सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं होता। करंट अफेयर का मतलब होता है 360 डिग्री। ठीक, उसमें जो हमको इंपॉर्टेंट टर्म दिखेंगे हम लोग उसको कवर करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से बनते हैं घुमा फिरा के। बात समझ आ रही है? तो जो अल्जाइमर रोग है वो डिमेंशिया का सबसे आम रूप है, यही स्टेटमेंट बना के आपको दे देगा क्वेश्चन में। बात समझ आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डिमेंशिया का खतरा क्या है, क्या है देखिए, 2023 में वैश्विक स्तर पर वायु प्रदूषण से 6,26,000 डिमेंशियाई मौतें हुई। अब भारत में ये संख्या कितनी है? 54,000 से अधिक है। एकदम इसको याद कर लीजिए। ठीक, भारत में की संख्या कितनी है? 54,000 प्लस है। बात समझ में आ रही है? चलिए, रुद्र ब्रिगेड्स, भैरव बटालियंस, शक्तिबान और दिव्यास्त्र नामक युद्ध संरचनाओं का स्थापना किया गया। यह भी इंपॉर्टेंट है। 22 अक्टूबर को भारतीय सेना ने अपने महत्वाकांक्षी पुनर्गठन और आधुनिकीकरण अभियान, इसका नाम क्या है? दशक परिवर्तन। क्या नाम है? दशक परिवर्तन के अंतर्गत रुद्र ब्रिगेड्स, भैरव बटालियंस, शक्तिबान, दिव्यास्त्र नामक नई युद्ध संरचनाओं का स्थापना किया है। क्यों किया है? क्योंकि सेना को अधिक चुस्त बनाना है। जो आजकल की जो टेक्निक है उसके ऊपर उसको स्टैंड करवाना है। बात समझ रही है ना? मतलब उसको टेक्नोलॉजी से रूबरू करवाना है, क्योंकि जो भविष्य का जो फ्यूचर का युद्ध होगा ना, जो फ्यूचर का जो वॉर होंगे वो उसमें जो हम लोग की मैन पावर है वो कम यूज होगी, और जो 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 टेक्निकल चीज है वो अधिक होगी यूज। ठीक, तो सेना को अधिक चुस्त बनाना है, तकनीक आधारित एवं बहुक्षेत्रीय क्षमता संपन्न करना है इनके अंदर। बात समझ आ रही है? अब देखिए रुद्र ब्रिगेड क्या है? यह एकीकृत ऑल आर्म्स फॉर्मेशन है, जिनमें पैदल सेना होगी, बंदरबंद गाड़ियां होंगी, तोप खाने की इकाइयां होंगी। बात समझ में आ रही है? याद करिए, ये चीज रटने वाली है। भैरव बटालियन क्या है? इसमें लगभग 250 सैनिक वाली विशेष बहुक्षेत्रीय हमलावर इकाइयां होगी। मतलब किसी विशेष क्षेत्र के पर हमला करने के लिए, किसी विशेष क्षेत्र का अधिग्रहण करने के लिए, किसी विशेष क्षेत्र में ऑपरेशन करने के लिए इनको तैयार किया जा रहा है। पसंद आ रही है ना? ठीक, शक्तिबान और दिव्यास्त्र, देखिए आधुनिक तोपखाने इकाइयां, दिव्यास्त्र में पारंपरिक तोपों के साथ ड्रोन शामिल होगा। इसमें ड्रोन शामिल हो गया। देखिए ड्रोन क्या होता है? ड्रोन उड़ता है ना, तो शक्तिबान और दिव्यास्त्र, बाण उड़ के ही जाएगा ना, ऐसे ऐसे बाण जाता है, तो उड़ने वाला चीज इसमें आ रही है, तो ड्रोन इसी में आएगा। जबकि ध्यान यहां देना है, जबकि शक्तिबान पूर्णतः ड्रोन आधारित होगी, जो देखो और वार करो प्रणाली पर कार्य करती है। शक्तिबान क्या है? पूर्णतः ड्रोन आधारित है। अब एग्जाम में क्या आएगा? जैसे ही लोग पूर्णतः वर्ड देखेंगे कहेंगे अरे यार कोई चीज पूर्णतः तो थोड़ी ना होती है, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा इसमें। नहीं, पूर्णतः लिखा हुआ है, और उसको याद कर लीजिए कि शक्तिबान पूर्णतः ड्रोन आधारित है, जो देखो और वार करो प्रणाली पर कार्य करती है। समझ में आ गई? आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लीजिए। एक राज्य एक वैश्विक गंतव्य दृष्टिकोण की पहल है। 14 अक्टूबर को पर्यटन मंत्रालय द्वारा उदयपुर में 2 दिवसीय राज्य पर्यटन मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत के पर्यटन परिदृश्य को पुनः आकार देने हेतु रणनीतियां बनाई गई। प्रधानमंत्री जी की एक पहल थी। ठीक, बस ये कर लीजिए कि कहाँ हुआ था? उदयपुर में हुआ था। बात खत्म। अब देखिए भारतीय वायुसेना की 93वीं वर्षगांठ। ठीक, ये भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें 2 इंपॉर्टेंट है। क्या इसमें आया है कि हुआ कब? 8 अक्टूबर को। हुआ कहाँ? हिंडन एयरबेस। कहाँ पर है? गाजियाबाद। यूपी स्पेशल का जब क्वेश्चन बनाएगा तो एक मैच द कॉलम में आपको हिंडन एयरबेस दे देगा। बात समझ में आ रही है? ठीक, इसकी थीम क्या थी? थीम आपसे पूछ सकता है। थीम क्या थी? भारतीय वायुसेना अचूक, अभेद, सटीक। ये तो हमने देख ही लिया। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना का जो कारनामा था, मतलब एकदम सराहनीय कार्य किया है इन्होंने। ठीक, आज यह आकार और तकनीकी क्षमता में विश्व की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना है। ये याद रखिएगा, 4थी सबसे बड़ी वायुसेना है। ठीक, हिंडन एयरबेस है कहाँ? गाजियाबाद में। मुख्य परेड किसने किया?
चेतन प्रदीप देशपांडे ने। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की जो स्थापना हुई थी वो 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। याद रहेगा, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, और चौथी सबसे बड़ी बड़ी वायुसेना है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, काट दीजिए इसको विधान। अब देखिए भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? ठीक, अब देखिए अब यहां पर आया है मुख्य न्यायाधीश की बात, चीफ जस्टिस की बात, तो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि मुख्य न्यायाधीश के बारे में क्या है। देखिए मुख्य न्यायाधीश से संबंधित प्रावधान क्या है, इनकी योग्यता क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए सीजीआई बनने के लिए, 5 वर्षों तक किसी हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहे हों, अच्छा, किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक अधिवक्ता अर्थात एडवोकेट रहे हों, और राष्ट्रपति के राय में प्रतिष्ठित न्यायविद रहे हों, तो वही व्यक्ति भारत का सीजीआई बन सकता है। अच्छा, सीजीआई की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। किसके द्वारा? आर्टिकल 124(2) के अंतर्गत ये कार्य करते हैं। राष्ट्रपति जो है सीजीआई की नियुक्ति आर्टिकल 124(2) के तहत ये कार्य करते हैं। ठीक, कैसे करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को सीजीआई के रूप में नामित किया जाता है। बात समझ आ रही है? और जो पुराने सीजीआई होते हैं, जो पुराने सीजीआई होते हैं, ठीक है, उनके रिटायरमेंट से 1 महीना पहले, 1 माह पहले नाम लिया जाता है। ठीक, बात समझ में आ रही है? देखते हैं हम लोग। अब देखिए है ना, ये 27 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश BR गवई साहब ने उत्तराधिकारी के रूप में चयन किया है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत का नाम लिया है। किसका नाम लिया है? सूर्यकांत का नाम लिया है, जो भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बनने का मार्ग प्रस्तुत करेगा। ठीक, जो सूर्यकांत हैं वो 53वें हैं, और गवई साहब कौन से थे? 92 थे। अच्छा, जो गवई साहब हैं वो 23 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त होने के बाद 24 नवंबर 2025 को सूर्यकांत जी पद ग्रहण करेंगे। तो पद कब ग्रहण करेंगे? 24 नवंबर को। अच्छा, देखिए न्यायिक नियुक्तियों हेतु ज्ञापन प्रक्रिया मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अनुसार वरिष्ठतम न्यायाधीश को सीजीआई नियुक्त किया जाता है। हमने बताया है ऊपर आपको। केंद्र सरकार सेवानिवृत्त होने वाले सीजीआई से लगभग 1 माह पूर्व, बताया था ऊपर हमने, लगभग 1 माह पूर्व उत्तराधिकारी का नाम मांगती है। बात समझ में आ रही है? इनका कार्यकाल कब होगा? 24 नवंबर 2025 से 9 फरवरी 2027 तक, मतलब 15 माह का इनका कार्यकाल होगा। ये स्टैंडर्ड बना के आपसे पूछ सकता है कि इनका कार्यकाल 15 माह का होगा। इसको तुम याद कर लीजिए एकदम, इसको भले छोड़ दीजिए, इसको भले छोड़ दीजिए, लेकिन क्या याद करना है आपको? 15 माह तक, 15 माह का इनका कार्यकाल होगा। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें एक पॉइंट आया है आपका SIR, इसको हम लोग अलग से कवर करेंगे। ठीक, चलिए अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मद्रास उच्च न्यायालय ने क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति घोषित किया। ठीक, मद्रास उच्च न्यायालय ने क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति घोषित किया। देखिए 25 अक्टूबर 2025 को मद्रास उच्च न्यायालय ने क्रिप्टो करेंसी को भारतीय कानून के अंतर्गत संपत्ति के रूप में मान्यता दी। यह फैसला न्यायमूर्ति N आनंद वेंकटेश द्वारा सुनाया गया। ठीक, देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि भारत में क्रिप्टो करेंसी बैन है, लेकिन मद्रास ने इसको संपत्ति घोषित किया है। अच्छा, अब इसमें एक बात आई क्रिप्टो करेंसी के बारे में। सब जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, लेकिन जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा ना इकोनॉमिक्स में, तो इससे आपको एक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप कर सकता है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल और वर्चुअल मुद्रा है जो क्रिप्टोग्राफी पर आधारित होती है और विकेंद्रित मतलब डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन नेटवर्क पर कार्य करती है। सेंट्रलाइज्ड नहीं, देखिए चेंज यही करेगा आपसे, यहाँ लिखेगा सेंट्रलाइज्ड नहीं, आपको डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन नेटवर्क पर यह कार्य करती है। यह किसी केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता। अच्छा, एक पॉइंट और सुनिए, भारत में इसे वैध मुद्रा का दर्जा
दर्जा नहीं है, परंतु वित्त अधिनियम 2022 के तहत इसे वर्चुअल डिजिटल एसेट के रूप में परिभाषित किया गया है और इस पर कराधान भी लागू है। बात समझ में आ रही है? तो आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं, काट दीजिए इसको। अब देखिए ये क्या है, जम्मू कश्मीर में 4 वर्ष बाद पुनः जागृत हुआ 150 वर्षीय दरबार ट्रांसफर प्रथा है क्या भैया? सुनिए, जम्मू कश्मीर में उन सदियों पुराने प्रशासनिक रीति रिवाज जिसका नाम है दरबार मूव को पुनः लागू किया गया, जिसमें सरकार सर्दियों के मौसम में श्रीनगर से जम्मू और गर्मियों में जम्मू से श्रीनगर स्थानांतरित करती है। कैपिटल कहने मतलब ये है कि जो कैपिटल होती है वो सर्दियों के मौसम में जम्मू श्रीनगर से जम्मू होती है और गर्मियों के मौसम में जम्मू से श्रीनगर ट्रांसफर होती है। इसको बोलते हैं दरबार मूव कर रहा है ना। अच्छा, दरबार मूव की शुरुआत 1872, डेट एकदम रट्टा मार लीजिए, क्वेश्चन स्टैंड बना पूछ लेगा कि दरबार मूव की शुरुआत 1872 में महाराजा गुलाब सिंह ने की थी, ताकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विविध भूभागों में प्रशासन प्रभावी बना रहे। ठीक, दो चीज क्या आपको पढ़ना है, 1872 याद करना है और गुलाब सिंह को याद करना है। ठीक, तो श्रीनगर शीतकालीन राजधानी है और जम्मू ग्रीष्मकालीन राजधानी है। बात समझ में आ रही है? ठीक, अब देखिए एक है ड्राफ्ट श्रम शक्ति नीति 2025। इसमें क्या है ना, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें अभी परामर्श के लिए खुला हुआ है। इसकी लास्ट डेट जो है 27 अक्टूबर तक है। तो जब इसका जब पूरा फाइनल हो जाएगा ना, फाइनल, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गांधीनगर में भूमि प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लीजिए कि 4 अक्टूबर 2025 को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में भूमि प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन हुआ। ठीक, ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। किसने किया था आयोजन? ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने किया था। ठीक, किस लिए? देखिए उद्देश्य क्या था, आधुनिक दक्ष टेक्नोलॉजी आधारित तथा नागरिक केंद्रित भूमि प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए। अच्छा देखिए इसमें टर्म आया है भूमि अभिलेख। ये क्या है? भूमि अभिलेख भूमि के स्वामित्व, उपयोग एवं परिसीमन की आधिकारिक जानकारी का दस्तावेजीकरण होता है। इसमें खतौनी, जमाबंदी, खसरा, पट्टा आदि शामिल होते हैं। बात समझ में आ रही है? एक आता है डेटा संरक्षण। इसमें जियो टैगिंग, जीआईएस प्रणाली, डिजिटल भू मानचित्र, ठीक, ई गवर्नेंस के तहत डेटा को सिक्योर किया जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बस ध्यान दीजिएगा। कला और संस्कृति का इसमें टॉपिक है। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष रूस से भारत वापस आए। नॉट सो इंपॉर्टेंट, बस ये याद रखना है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष कहाँ से आए? रूस से आए। कहाँ से आए? रूस से आए। क्योंकि ऑप्शन में तिब्बत भी रहेगा, ऑप्शन में भूटान भी रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो अधिकतर लोग भूटान की तरफ रुख मोड़ लेंगे या रूस की तरफ चल जाएंगे। आपको क्या टिक मारना है? रूस। ठीक, 22 अक्टूबर 2025 को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रूस के काल्मिकिया गणराज्य से भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को भारत वापस आने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। ठीक, नॉट सो इंपॉर्टेंट, कोई जरूरत नहीं है इसका, एग्जाम में नहीं पूछेगा। बस समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए तिरुमलापुरम में लौह युग संस्कृति की खोज हुई है। सिंपल चीज है, तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा तेनकासी जिले के तिरुमलापुरम क्षेत्र में की खुदाई के प्रथम चरण में लौह युग संस्कृति के मिले हुए हैं। बात समझ आ रही है? छोड़ दीजिए इसको, कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए 10वीं 11वीं शताब्दी के मूर्तियां मध्य प्रदेश के डोनी गांव में कलचुरी काल की खोज हुई है। देखिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इस वजह से नहीं है कि मूर्तियां मिली हैं, इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इसमें कलचुरी
काल की बात की गई है। ठीक, अब देखिए, मध्य प्रदेश के दमोह जिले के डोनी गांव में राज्य पुरातत्व विभाग ग्वालियर के उप निदेशक पीसी महोबिया के नेतृत्व में अप्रैल 2025 से चल रही उत्खनन में 10वीं और 11वीं शताब्दी की 15 दुर्लभ मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित ये मूर्तियां अर्धनारीश्वर जी, नरसिंह भगवान, ब्रह्मा, वायु, नायिका और पार्वती जैसे देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये भले आपको याद हो चाहे ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ आ रही है। आपको ये याद करना है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। कलचुरी राजवंश। ठीक, कलचुरी राजवंश प्रारंभिक मध्यकालीन भारत का एक शक्तिशाली क्षत्रिय राजवंश है। पहला पॉइंट, इसकी प्रमुख शाखा चेदी कलचुरी थी। ठीक, प्रमुख शाखा क्या थी? चेदी कलचुरी। तो क्षत्रिय राजवंश 1 पॉइंट, चेदी 2 पॉइंट। इसकी राजधानी त्रिपुरी 3 पॉइंट, अब जबलपुर में थी। कोक्कल देव प्रथम जैसे शासकों ने प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों को पराजित कर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया। कलचुरियों ने शैव, शाक्त, जैन, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया तथा योगिनी पथ को प्रोत्साहित किया। देखिए, अब यहीं पे जब क्वेश्चन बनाएगा ना कलचुरी से, तो वो लिख के देगा आपको कि कलचुरी राजवंश ने योगिन पंथ को प्रोत्साहित नहीं किया। ये गलत होगा। कलचुरियों ने योगिनी पंथ को प्रोत्साहित किया था। बड़ा समझ आ रही है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस मनाया गया। अच्छा, 6 से 7 अक्टूबर 2025 को मनाया गया। एकदम डेट याद कर लीजिए, बुद्ध जी का से संबंधित है। 6 से 7 अक्टूबर 2025 को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC ने संस्कृति मंत्रालय, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के सहयोग से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस मनाया। ठीक, 6 से 7 अक्टूबर, डेट एकदम छपा होना चाहिए जबान पे, 6 से 7 अक्टूबर। ठीक, अच्छा, इसमें इस जो आयोजन हुआ इसकी गतिविधियां क्या थी? बौद्ध विचार को समझने में अभिधम्म की प्रासंगिकता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। 90 देशों की 2500 प्लस बौद्ध डाक टिकटों की प्रदर्शनी लगाई गई। शरीर और मन पर बुद्ध धम्म तथा पिपरवाह अवशेषों पर प्रदर्शनियां लगाई गई। ठीक, नॉट सो इंपॉर्टेंट यहां पे है, क्या है? यह जो आयोजन हुआ ये वर्षावास और पवारड़ा उत्सव के समापन से जुड़ा है, जो थेरावाद बौद्ध धर्म परंपरा का हिस्सा है। ठीक, जो ये परंपरा है इसका संबंध क्या है? यह आयोजन वर्षावास और पवारड़ा उत्सव के समापन से जुड़ा है, जो थेरावाद बौद्ध धर्म परंपरा का हिस्सा है। ठीक, अच्छा, अभिधम्म पिटक क्या है? अभिधम्म पिटक थेरावाद बौद्ध धर्म के त्रिपिटक का तीसरा भाग है। जो अभिधम्म पिटक है वो थेरावाद बौद्ध धर्म की जो त्रिपिटक है उसका तीसरा भाग है, जो बुद्ध के उपदेशों को दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और नैतिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें 7 ग्रंथ शामिल हैं: धम्मसंगणी, विभंग, धातु कथा, पुंगला पन्नट्टी, कथावस्तु, यमाका और पथना। पसंद आ रही है? यह ग्रंथ बौद्ध ज्ञान मीमांसा, तर्कशास्त्र और व्यावहारिक नैतिकता का आधार है। बात समझ में आई? ये 2 पॉइंट तुम याद रखिएगा। उधर कलचुरी वाला। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारतीय विरासत संरक्षण में नीति परिवर्तन PP मॉडल पर आधारित। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है तो उसको हम लोग पढ़ सकते हैं। 2 अक्टूबर को भारत सरकार ने संरक्षित स्मारकों के संरक्षण हेतु पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल लागू करने की घोषणा की है, जो स्वतंत्र भारत के सांस्कृतिक संरक्षण इतिहास में बड़ा बदलाव होगा। ASI की स्थापना कब हुई थी? 1861 में, इसको याद रखिएगा। ठीक, ASI की स्थापना कब हुई थी? 1861 में। अच्छा, सभी परियोजनाएं नेशनल कल्चर फंड NCF 1996 से वित्त पोषित होंगी, जिसमें CSR के तहत
100% टैक्स छूट उपलब्ध है। संरक्षण वस्तुकारों का पैनल बनेगा और एजेंसियों को 100 वर्ष से अधिक पुराने ढांचे पर अनुभव आवश्यक होगा। बात समझ में आ रही है? तो मेन पॉइंट्स में यही था कि 1861 में एएसआई की स्थापना हुई थी। बात समझ में आ रही है? और ये हम लोगों ने अभी ये पूरा हम लोगों ने नेशनल करंट अफेयर को कवर किया, ठीक। और सेकेंड पार्ट इसका आएगा, वो आएगा इंटरनेशनल करंट अफेयर का। आप लोग इसको शेयर कीजिएगा और अपने बहुमूल्य कमेंट इस वीडियो के बारे में अवश्य दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।